प्यारे साथियों, आप सभी का प्रार्थना एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुजीत कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे आरएलसी सीरीज सर्किट, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, तीनों को सीरीज में कंबाइंड करेंगे और क्या फंक्शन होगा उसको देखेंगे। पिछले क्लास में हम आर सी सर्किट को, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, थोड़ा से एक स्टूडेंट हमें बताया कि थोड़ा लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम प्रयास करेंगे तो ठीक किया जाए। और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि कुछ है नहीं, जितना मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ प्रत्येक क्लास में देखिए कि कौन सा वर्ड आपको डिफिकल्ट लग रहा है, उस वर्ड को नोट कर लीजिए और थोड़ा सा मेहनत करिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा उस वर्ड को बार बार कॉपी पर लिखिए। उससे आपका आसान हो जाएगा। थोड़ा सा तकलीफ होगा लेकिन परिणाम बहुत सुंदर होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अगले क्लास को, और हेडिंग लगाएंगे हम आर एल सी सीरीज सर्किट। हम हेडिंग लगाएंगे आर एल सी सीरीज सर्किट। आर एल सी सीरीज सर्किट, यही आपका क्या है, सर्किट है। तो देखिए सर्किट को ड्रॉ करिए। आर, दैट मीन्स रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, है ना। और यहाँ से सप्लाई दीजिए आप सर्किट में ही। आर जो है वो रेसिस्टेंस को शो कर रहा है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वी आर, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस कहलाएगा, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। आ रहा समझ में। और यहाँ से जो करंट आ रहा है वो आई आ रहा है। फिर इस सर्किट में ऐसा हम रखेंगे आपके लिए, यहाँ तक मैं इसी सर्किट की बात करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, आपको मालूम है कि रेसिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है। फेजर डायग्राम की बात कर रहे हैं। इसमें देखते हैं कि करंट लैग करता है और वोल्टेज लीड करता है, लेकिन बोलना होता है सिर्फ करंट के बारे में। ये आई है और ये भी है 90 डिग्री। इस प्रकार से हम लोग रोटेट करते हैं। इस एलिमेंट के पास हम लोग देखेंगे तो लीड करता है करंट और वोल्टेज लैग करता है। तो कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री से। आ रहा समझ में। स्पेस कम है तो थोड़ा सा हम ऐसे लिखे हैं, है ना। आ रहा समझ में। चलिए, अब लोग यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए होंगे बहुत सारे स्टूडेंट कि सर आप कभी करंट को यहाँ पर रख देते हैं, कभी यहाँ पर वोल्टेज को रख देते हैं। तो लड़के लोग में यही सारा कन्फ्यूज़न है। ये कन्फ्यूज़न हम क्रिएट करेंगे तब जाके आपका कॉन्सेप्ट आएगा। आपको हम कहना यह चाह रहे हैं कि सीरीज सर्किट में करंट को रेफरेंस रखिएगा। इसी सर्किट को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये करंट हो गया आपका रेफरेंस एक्सिस और ये वोल्टेज हो जाएगा डाउनवर्ड। एक्चुअली ये होना चाहिए VC।
इसमें उसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ आपको समझना है 90 डिग्री। और इस प्रकार से तो हमको चलना ही है, हम तो रोटेट होंगे ही, तभी तो पता चलेगा कि करंट आगे है। तो ये डायग्राम हम यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। चलिए यही डायग्राम रख देते हैं, नहीं तो क्या होता है लोगों में कन्फ्यूज़न, और हम तो चाहते ही हैं कि कन्फ्यूज़न हो, तभी तो कन्फ्यूज़न दूर होगा। पहले आप गलती करिए, उसके बाद उस गलती को सुधारिए। क्वेश्चन बनाने के क्रम में यदि गलती हो, है ना, तो बिल्कुल होना चाहिए, वहाँ पर लिखिए। आप जितना तरीका से बनाते होंगे तो आप वहाँ पर लिखिए कि हाँ ये तरीका गलत हो गया, तो काट दीजिए और लिखिए कि ऐसा नहीं बनेगा। अतः फिर उसके बगल में जस्ट सही तरीका से बनाइए, ठीक है। जब तक गलती ना करेंगे आप लोग, जब तक आपका सुधार नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा करंट और ये हो जाएगा वोल्टेज भी सी। इन दोनों के बीच में कौन बनेगा, 90 डिग्री, और चलना हमको है ऐसे। आया समझ में, यही तो आपका कॉन्सेप्ट है और यही आपका थ्योरेटिकल आधार है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये करंट आई जा रहा है, क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसी के तर्ज पे यदि हम फेजर डायग्राम की बात करें, तो उस फेजर डायग्राम से ही हम फिर, जब तक फेजर डायग्राम नहीं बनाएंगे हम वोल्टेज करंट और पावर ये सब कुछ इस पर नहीं देख सकते हैं। तो इसमें जो बनेगा फेजर डायग्राम, उसमें दो तीन कंडीशन आएगा, ठीक है। क्या कंडीशन आएगा वो देखते हैं। तो अभी हम यहीं पर जस्ट लिखेंगे फेजर डायग्राम। क्या लिखेंगे, फेजर डायग्राम। जस्ट आपको ऐसे ही बनाना है ना, फिगर लिखिएगा, सॉरी हेडिंग ये फिगर, उसके बाद ये सारा प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम में यहाँ पर जो होगा उसमें तीन केस आएगा, तीन केस आएगा, ठीक है। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, पहला केस क्या आएगा, अच्छा ये समझ रहे हैं जो हम लोग हिंदी लिखे हैं सीरीज सर्किट। कल तो एक स्टूडेंट बताया कि सर आप हिंदी यूज थोड़ा करिए। तो एक्चुअली में क्या है कि सर्किट है तो इसको परिपथ बोलते हैं, परिपथ ऐसे लिखिए, और नहीं तो बहुत सारा सर्किटें लिख देता है, सर्किट। अब ये सीरीज है तो सीरीज लिखिए, सीरीज। तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। केस फर्स्ट में देखिए, केस फर्स्ट में ये होगा कि हमको यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ग्रेटर है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर से। तीन कंडीशन यहाँ पर होगा, याद रखना। क्योंकि देखो ध्यान से देखो, ये तो वेरिएबल टर्म है नहीं, ये और ये टर्म वेरिएबल है, क्योंकि ये दोनों फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड रेसिस्टेंस नहीं है, ये स्वतंत्र है, ये बहुत मौज मस्ती करने वाला। लेकिन ये दोनों क्या है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। फ्रीक्वेंसी समझ रहे हैं ना, एक्सएल एक्सी आ रहा था, उसमें फ्रीक्वेंसी वाला टर्म आ रहा था, आवृत्ति। यदि आप आवृत्ति को चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसी में कंडीशन होता है कि अच्छा हम एक बार मान लिए कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस ग्रेटर है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर से, तब क्या होगा, पहला कंडीशन ये है। आया समझ में। तो इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे आइए, पहला केस क्या है, केस फर्स्ट क्या है भाई, तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ग्रेटर हो गया कैपेसिटर के क्रॉस के वोल्टेज से। तो ग्राफ कैसे बनेगा मेरा, आइए आपको मालूम है, अब हम ग्राफ पे आ रहे हैं। रेफरेंस एक्सिस में हम करंट को रखेंगे आई, और रेसिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है, रेसिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, वी आर।
दोनों सेम फेज में होगा। अब आप देखिए कि इंडक्टेंस में जो वोल्टेज है वो करंट से, वोल्टेज की बात कर रहे हैं, करंट से लीड करता है, तो यहां पर बनाते थे, याद करिए। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, क्लियर। और कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है इस डायरेक्शन में, VC। पहले बातों को समझिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्लियर हुआ। तो अब देखिए आपको चलना है हर हाल में, यहाँ भी इस डायरेक्शन में चलना है, यहाँ भी इस डायरेक्शन में चलना है, ठीक है। तो चीज़ों को सोचिए। सबसे पहले देखिए, इस एक्सिस पे करंट है और इसी एक्सिस पर वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज है? तो रेसिस्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज है। तो ये बात तो आपका सेटिस्फाइड हो गया कि रेसिस्टेंस में वोल्टेज करंट के बीच में कोई फेज एंगल नहीं होता, दोनों सेम फेज में होता है, दोनों साथ साथ होता है, साथ साथ चलता है ना। लेकिन इंडक्टेंस में और कैपेसिटेंस में ऐसा नहीं होता है। इंडक्टेंस बोलने का मतलब एल वाला टर्म और कैपेसिटेंस बोलने का मतलब सी वाला टर्म में। तो एल वाला टर्म में क्या होता है? करेंट लैग करता है, करंट लैग करता है, करंट पीछे रहता है, किससे? वोल्टेज से। हम यही चीज सिखाए थे। और कैपेसिटेंस में क्या होता है? करंट आगे हो जाता है, लीड कर जाता है। तो देखिए करंट की बात कर रहे हैं तो करंट लैग करता है, यानी इससे पीछे हुआ कि नहीं, एल वाला में चर्चा करेंगे तो। और इधर से ही चलना है हमको, जैसे हमें एरो का निशान दिए है, तो देखिए आगे चल रहा है कि नहीं करंट, ये वोल्टेज पीछे चल रहा है। तो इस कंडीशन में, सी वाला कंडीशन में, कैपेसिटेंस वाला कंडीशन में देख रहे हैं कि ये लीड कर गया, और इंडक्टेंस वाला कंडीशन में ये देख रहे हैं कि करंट लैग कर गया, दोनों सेटिस्फाइड कर गया। तो ये फिगर मेरा सही बन गया। अब बात हम ये किए कि इंडक्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है वो ज्यादा बड़ा है किससे? कैपेसिटेंस के क्रॉस वोल्टेज, ये ग्रेटर का साइन है, ठीक है, ये ग्रेटर है इससे। सिंबल समझते हैं ना। तीन कंडीशन हमारे पास आएगा, पहला कंडीशन ही हम लेकर चल रहे हैं। एक कंडीशन ये होगा कि इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ज्यादा है कैपेसिटर से। दूसरा कंडीशन होगा नहीं, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ज्यादा है इंडक्टर के क्रॉस से। थर्ड आएगा कि नहीं, दोनों जगह वोल्टेज बराबर है। तो तीनों केस में लेकर के हमको इक्वेशन देखना पड़ेगा। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, सपोज इसको हम इस डायरेक्शन में ले जाएं, इसको हम इस डायरेक्शन में ले जाएं, तो जितना ये है इतना ही लेंथ ऊपर में आएगा। तो मान के चलो कि यहाँ पर आया, यहाँ पे आया, आ रहा समझ में? क्या आया? VC। तो चीजों को समझिए, चीजों को समझना है। ये टोटल वोल्टेज जो है इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है नहीं, लेकिन अभी आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये है माइनस में, इसको जस्ट हम कहाँ कर दिए हैं? ऊपर, है ना। तो इतना जो वोल्टेज होगा, ये जो हम एरो लगाने वाले हैं, अभी ध्यान देंगे आप लोग, इसको हटा रहे हैं क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बार बार इसको लिखेंगे, ध्यान से देखना है। तो यहाँ से यहाँ का जो वोल्टेज है, जस्ट नीचे तक का वोल्टेज है, ये क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे नेट वोल्टेज, वो क्या हो जाएगा? VL माइनस VC, यही इतना वोल्टेज होगा, VL माइनस VC। ये क्या है? तो ये नीचे से हम इसको ऊपर ले आए हैं, आया समझ में? ये नीचे वाला देखो इस कलर का, इसीलिए इसको हम ऐसा कर दिए। तो ये टोटल वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस है, उसमें से ये वोल्टेज को घटाएंगे हम, तब जाकर के हमारे पास वोल्टेज बचेगा। तो रिजल्टेंट वोल्टेज आपका ये होगा, ये हो गया आपका रिजल्टेंट वोल्टेज। आ रहा समझ में? भी, और यहां से एंगल बन जाएगा फाई। बहुत बारीकी तरीके से समझा रहे हैं, समझ लीजिए फिर से। रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज है, ये पूरा वोल्टेज जो है VL इंडक्टेंस की ओर वोल्टेज है, ये
कैपेसिटेंस की ओर वोल्टेज है, लेकिन रिजल्टेंट लेना है हमको, पता है कि इंडक्टेंस के क्रॉस ज़्यादा वोल्टेज है कैपेसिटर के वोल्टेज से, तो इसको जस्ट ऊपर कर देंगे, तो पूरा वोल्टेज में से इस वोल्टेज को घटाना है, तो ये वोल्टेज हमारे पास बचेगा। आ रहा समझ में? अब इसी को हम कंबाइंड के रूप में यदि बाहर निकाल के लिखने का प्रयास करें, तो हमको ये समझ में आएगा, हमको ये पता चल रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस और वोल्टेज अक्रॉस नेट वोल्टेज, वोल्टेज नेट वोल्टेज वी एल माइनस वी सी, है ना, और ये हो गया आपका सप्लाई वोल्टेज। कोई प्रॉब्लम? ये आ गया वोल्टेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझा रहे हैं। बहुत सा लड़का क्या करता है कि ऐसे बना देता है, ध्यान से देखिएगा। जब कल हम बताए थे आपको, तो आपको पता चल रहा था कि v इज इक्वल टू रूट अंडर वी आर का होल स्क्वायर प्लस वी एल का होल स्क्वायर, या यही फॉर्मूला हम पढ़ाए हैं दो जगह। v इज इक्वल टू रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज का होल स्क्वायर है जो कैपेसिटेंस के क्रॉस वोल्टेज का होल स्क्वायर। ये था आपका एल वाला सर्किट में, ये था सी वाला सर्किट में। तो बहुत सारा कहेगा अच्छा सर ये सर्किट आ गया है तो इसमें हम ये वाला वोल्टेज लिख देंगे, ये इक्वेशन होगा। रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज का होल स्क्वायर, कैपेसिटेंस के क्रॉस वोल्टेज का होल स्क्वायर और इंडक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज का होल स्क्वायर। कहेगा सर ये हो गया फार्मूला। क्यों? क्योंकि उसमें बताते थे आर एल वाला में तो ये बताते थे, आर सी वाला में ये बताते थे, और जब तीनों ले आए हैं तो ये हो जाएगा। तो ये यदि बनाइएगा आप लोग तो इसको ऐसे घेर करके लिख लेना, हाँ लिखिएगा ये गलत हो गया। आया समझ में? ये वोल्टेज इक्वेशन सही नहीं है। क्यों नहीं है? तो फेजर डायग्राम हम बनाएंगे वहीं से वोल्टेज हम लिखेंगे, है ना। हमने फेजर डायग्राम बनाया था इसका, तो ये नजर आया था। क्लियर हुआ? तो देखिए इसमें अब आपको पता चल रहा है तीन केस होता है। तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज और कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है उसका हम लोग डिफरेंस रखते हैं। क्या रखते हैं? डिफरेंस। देख लीजिए, अब आपको ये समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, जैसा कि यहाँ पर हम काट के अलग किए हैं। तो यहाँ से आप वोल्टेज इक्वेशन लिख सकते हैं। तो वोल्टेज इक्वेशन लिखिएगा तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए। v इज इक्वल टू रूट अंडर रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? ध्यान रखना, हमेशा देखना है एल वाला वोल्टेज बड़ा है कि सी वाला बड़ा है, जो रहेगा वो दोनों को घटा दीजिएगा। इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज माइनस कैपेसिटर क्रॉस वोल्टेज इसका होल स्क्वायर, ये हो गया आपका इक्वेशन, वोल्टेज इक्वेशन। डिफरेंस होता है, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि सबको जोड़ देना है। क्या होता है? डिफरेंस होता है, ठीक है। यही सब लड़का लोग गलती करता है और बना के चला आता है गलती। तो आपसे गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिख लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ से देख लीजिए, इसी सर्किट से देखिए, ये आपका करंट का एक्सिस है और ये पूरे सर्किट का करंट है और ये पूरे सर्किट का वोल्टेज है। तो दोनों में क्या देख रहे हैं, है ना। चलना आपको कैसे है? हमेशा ऐसे चलना है। तो देख रहे हैं करंट बेचारा पीछे हो गया, नहीं है, और आगे बढ़िए ना भाई, बढ़िएगा, देखिए वोल्टेज मिला। यानी वोल्टेज आपका आगे चल रहा है, करंट पीछे चल रहा है। तो क्या इसको हम बोल सकते हैं सर्किट में कि जो करंट है आई लैग कर गया किससे? तो सप्लाई वोल्टेज भी से। कितना डिग्री से? तो बाई 5 डिग्री से। आ रहा समझ में? यानी लैगिंग सर्किट हो गया। और लैग ही दर्शाता है कि इंडक्टिव सर्किट है, या इंडक्टिव सर्किट को देख करके पता चलता है। इंडक्टिव जब भी बोल रहे हैं मतलब ये ध्यान से देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये प्रबल है ना। किससे? तो इससे। इसी को ना एल कहते हैं, इसी को सी कहते हैं। इसके क्रॉस वोल्टेज वो ज्यादा है इसके क्रॉस वोल्टेज से, समझ रही है बात? आ रहा समझ में? तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब देखिए इसी इक्वेशन से हम आगे बढ़ेंगे, तो हमें एक ये इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। तो फेजर डायग्राम समझ में आया केस फर्स्ट में। अब इसी इक्वेशन को हम ब्रेक करेंगे तो हमको यहाँ से इम्पिडेंस का भी टर्म नजर आएगा और इम्पिडेंस का ट्रायंगल भी बना देंगे जस्ट। तो जैसे हम इसको ब्रेक करेंगे
केस फर्स्ट में तो ब्रेक करने के बाद हमें क्या मिलेगा कि सप्लाई वोल्टेज जो है वो रूट अंडर रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज का होल स्क्वायर प्लस इंडक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज माइनस कैपेसिटेंस के क्रॉस वोल्टेज इसका होल स्क्वायर। तो इसको ब्रेक करिए, आपको मालूम है कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज होता है आई इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्स एल माइनस आई इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर। पढ़े हैं ना? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है, नहीं समझ में आता है तो यहाँ लिख लीजिए, रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज क्या निकालिएगा, आई इंटू आर। इंडक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज क्या लिखिएगा, आई इंटू एक्स एल। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या लिखिएगा, तो आई इंटू एक्स सी। यही तो है, यही फार्मूला यहाँ पर हमने पुट कर दिया। अब देखिए सभी जगह आई स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा आप लोग, आई बाहर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना, कि ये भी नहीं आ रहा समझ में? तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस, अच्छा चलिए हम एक दो स्टेप छोड़ने से फायदा है नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए कि ये कैसे लिखें। हम एक एक स्टेप लिख करके बता देते हैं, है ना? तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर यहाँ से आर स्क्वायर। क्लियर? अब आइए यहाँ से हम आई कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, आई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में? अब आप आई स्क्वायर कॉमन लीजिए। एक्चुअली में आप लोग को ये सब कैलकुलेशन आना चाहिए ताकि दिक्कत ना हो। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब ये आई स्क्वायर बाहर आएगा तो सिर्फ आई कहलाएगा, और रूट अंडर में क्या कहलाएगा, तो रेसिस्टेंस का होल स्क्वायर प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूरे का होल स्क्वायर। ये क्या आया, V इज इक्वल टू आया। क्या आया, V इज इक्वल टू आया। ठीक है, तो आप देखेंगे, ये लिख लिए, इसको हटा दें, इस साइड में इसको लिखिए। तो आप देखेंगे आया क्या, यही आया कि V डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू, देखो यहाँ से भी है, ये भी पूरा हम लिखते आ रहे हैं, V इज इक्वल टू, तो V डिवाइड बाई इक्वल टू क्या बचेगा, यही बचेगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो इतना जो है ये क्या कहलाएगा, ओम कहलाएगा। इसका मतलब है इतना जो भी हो रहा होगा उसका यूनिट ओम हो रहा होगा। तो इसी को हम लोग V अपॉन आई इज इक्वल टू जेड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, जेड। जेड का मतलब क्या हो गया, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस आया समझ में? इसको नोट कर लीजिए और यहाँ पर लिखिए, वेयर, जहाँ z इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, तो z इज इक्वल टू ये मिल गया। क्या मिल गया, तो रेसिस्टेंस का होल स्क्वायर प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का होल स्क्वायर। इसको घेर के रखिए और ये लिखिए इम्पीडेंस। इसका यूनिट क्या होता है, तो ओम होता है। आया समझ में? तो जब तीनों सर्किट होगा RLC तो रिजल्टेंट ये कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? जल्दी से इसको नोट करिए। देखो कुछ इसमें करना नहीं है आपको, इतना लंबा लिफाफा आपको याद रखना है बस, ये वोल्टेज इक्वेशन, ये वोल्टेज ऐसे होता है, जहाँ जहाँ से मेन मेन आता है ना, इसको VVI लिखो। मैं जहाँ से बताता हूँ वो इम्पोर्टेंट है, उसी को कैप्चर करो। उसके बाद यदि आपको ये समझ में आ रहा होगा तो अच्छा है, तो इसमें आना ही चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है और कुछ इसमें है नहीं। यदि ये आ गया तो ठीक है, नहीं आता है तो लास्ट में बस ये याद रखो कि वोल्टेज डिवाइड बाई करेंट
इज इक्वल टू रेसिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पर रेसिस्टेंस की जगह पर हम लोग जेड पुट करेंगे, है ना, रेसिस्टेंस पूरा नहीं रखेंगे, जेड रखेंगे। जेड ही क्या है, इम्पिडेंस है। क्यों? क्योंकि हम लोग एसी सर्किट पढ़ रहे हैं, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, मतलब वर्ती धारा वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। जेड क्या है, तो जेड का ये फार्मूला होता है। तो जहाँ जहाँ हम घेरते हैं ना वही इंपॉर्टेंट है। ये तो हम डिराइव करके ला रहे हैं कि देखिए ये फार्मूला आता कैसे है। आ रहा समझ में? तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए। हो गया क्लियर? चलिए आगे चले हम लोग। तो देखिए ये जो इम्पिडेंस वाला आया है अभी यहाँ पे, इसको मानिए इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से देखेंगे हम लोग, इम्पिडेंस वाला से देखेंगे। अच्छा अभी रहने दीजिए, इम्पिडेंस का चीज को रहने दीजिए, इक्वेशन 2 लगाइए, रहने दीजिए। अब आइए केस 2। केस 2, केस 2 में क्या देखिएगा कि आपको जो वोल्टेज है, वोल्टेज जो है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ग्रेटर है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का। अब इसके तर्ज पे आप लोग डायग्राम बनाइए और तब जा करके वोल्टेज इक्वेशन लिखिए, ठीक है। तो देखिए इसके तर्ज पे यदि हम इक्वेशन ग्राफ बनाएंगे तो हमें ये नजर आएगा, ये आपका करंट का एक्सिस है और इसी एक्सिस पर आपका वोल्टेज होगा रेसिस्टेंस वाला, दोनों सेम फेज में होगा। क्लियर? और यहाँ से हम इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम यहाँ पर रख देंगे, वी एल। तो करंट हमारा लाइक कर गया, चलना तो हमको ऐसे है, और करंट को लीड करना है कैपेसिटर के क्रॉस, तो इसके लिए हम यहाँ पे ये वाला बात कर देंगे, क्या कर देंगे, ये वाला कर देंगे, भी सी। और लाइन देखिए, कोई हम छोटा लिख दे रहे हैं कोई बड़ा लिख दे रहे हैं, तो इसके पीछे का मीनिंग है, ये रेड कलर से लिख दिए, बड़ा लगा दिए, इसका मतलब है क्या चीज, कि बड़ा है ना, इससे, इसीलिए ऐसा कर दिए, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो टर्म है ये नीचे आएगा, है ना। तो मान के चलिए कि यहाँ पर ये आया है वी एल, तो यहाँ से यहाँ जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा कि वी सी माइनस वी एल होगा। और यहाँ से जो हमारा रिजल्टेंट आएगा, यहाँ से जो हमारा रिजल्टेंट होगा ये हो जाएगा, ये होगा भी, ये होगा भी, और यहाँ से एंगल जाएगा हाई। आया समझ में? तो उसमें क्या देख रहे थे कि ये फिगर ऊपर बन गया, और कैपेसिटर वाला में क्या देख रहे हैं कि नीचे आ जा रहा है। तो यही मेन चीज है समझने के लिए, और तो कुछ है नहीं। इंडक्टेंस आ रहा है तो पॉजिटिव एक्सिस में फिगर बन जा रहा है, और कैपेसिटेंस आ रहा है तो नेगेटिव एक्सिस में बन जा रहा है। बात आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर एंगल आपका ये हो गया फाइव। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग यदि आपको देखना पड़े, है ना, तो यही हो गया ना, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, और ये हो गया आपका। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो क्या बोलते हैं कि करंट जो है आई, है ना, देखो ये वोल्टेज है सर्किट का, ये वोल्टेज है, लेकिन रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज, यहाँ जो वोल्टेज है दोनों के बीच के कंबाइंड है ना। तो यहाँ से देखने से यही नहीं पता चल रहा है कि करंट आपका आगे चल रहा है, सर्किट में तो ऐसा ही देखना है आपको, करंट आगे जा रहा है वोल्टेज पीछे है। तो आई लीड कर गया, लीड कर गया, क्या कर गया, लीड कर गया, किस से, यहाँ लिखेंगे कि करंट आई जो है ना लीड कर रहा है, किससे, सप्लाई वोल्टेज से, कितना एंगल से, तो 5 डिग्री एंगल से। आया समझ में? तो जैसा ही कैपेसिटर आता है वहां पर लीडिंग हो जाता है, क्या हो जाता है, लीडिंग कैपेसिटी हो जाता है। अब इसमें यदि वोल्टेज का इक्वेशन लिखने का बारी आए तो बस वही वाली बात होगा, इसमें V इज इक्वल टू हम लोग ये लिखेंगे कि रूट अंडर आर के क्रॉस वोल्टेज का होल स्क्वायर जोड़, जो दोनों का कॉम्बिनेशन आया है वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर, को घेर लीजिए। इसी को यदि हम ब्रेक करेंगे, है ना, तो ब्रेक करना हमारे लिए आसान है, V इज इक्वल टू हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, आई कॉमन ले लेंगे डायरेक्ट, बार बार वही चीज लिखना पड़ता है, आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो V डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू रूट अंडर
आर स्क्वायर प्लस एक्सी एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। और इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, जेड कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि आई इज इक्वल टू क्या फार्मूला हो गया, तो वी बाई जेड हो गया। और जेड का फार्मूला क्या रखिएगा आप लोग, तो वही रखिएगा कि रूट अंडर रेसिस्टेंस का क्रॉस स्क्वायर प्लस एक्सएल सॉरी एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका मेन फार्मूला। क्लियर हुआ। तो यहां से जब देखिएगा आप, तो Z इज इक्वल टू क्या आ गया, Z इज इक्वल टू क्या आ गया, रेसिस्टेंस का स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो कुछ करना नहीं है, आपको समझना है यहां से कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो बड़ा है देख लीजिए, तो एक्सी माइनस एक्सएल लिख देंगे। वी एल बड़ा होगा तो एक्सएल माइनस एक्सी लिख देंगे। यही तो करना है। तो आप देख लें कि इस कंडीशन में ये वोल्टेज का इक्वेशन हो गया, इस कंडीशन में ये इम्पिडेंस का इक्वेशन हो गया। है समझ में। तो केस 2 को भी समझ में आ गया होगा आपको। केस 2 में हम लोग यही देख रहे हैं कि लीडिंग वाला कंडीशन आ गया। और केस थर्ड देखेंगे, केस थर्ड देखेंगे। तो आप क्या करिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड और इसको मान लीजिए इक्वेशन फोर्थ। आगे चले, डायग्राम देख लिया आप लोग, फेजर डायग्राम। आइए थर्ड केस में देखेंगे, थर्ड केस में देखेंगे हम लोग केस थर्ड। केस थर्ड में देखेंगे वी एल इज इक्वल टू वी सी। एक कंडीशन ऐसा तो आएगा कि दोनों जगह पे जो वोल्टेज है वो इक्वल होगा। तो जब इक्वल होगा तो करिए इक्वल। तो इस कंडीशन में बनाइए डायग्राम। तो इस कंडीशन में ये हम बनाएंगे कि वोल्टेज, ये करंट हो गया आई और ये वोल्टेज हो गया रेसिस्टेंस के क्रॉस। क्लियर। ये हो गया इंडक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज वी एल, और ये आपका हो गया कैपेसिटेंस के क्रॉस वोल्टेज वी सी। जितना लेंथ इधर रखेंगे उतना लेंथ इधर रखेंगे, तब ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। फर्क क्या है कि एक पॉजिटिव एक्सिस में एक नेगेटिव में, एक दूसरे को काट के क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो इसका मतलब है कि जो सप्लाई वोल्टेज होगा वो रेसिस्टेंस वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। बात आ रहा समझ में। दोनों इक्वल हो गया ना। तो इक्वल हो गया तो एक है पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक है नेगेटिव डायरेक्शन में, दोनों को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे तो जीरो हो जाएगा। 10 रुपया कमाए और 10 रुपया खर्च कर दिया तो रिजल्टेंट हमारे पास 0 रुपया है। तो वही वाला कंडीशन यहाँ पर हो गया। तो थर्ड केस जो है ना, यही केस को हम लोग बोलते हैं रिजोनेंस। आएगा, थोड़ा सा पैसेंस रखना, खाली बगल में लिखिए कि रेजोनेंस क्या है, हम आगे चल के देखेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब ये दोनों का इफेक्ट खत्म हो गया तो बेचारा सिर्फ ही बच रहा है, रेसिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है वही बच रहा है। तो जो सप्लाई वोल्टेज हम लोग देंगे, जो रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज है वही वोल्टेज होगा, V इज इक्वल टू V हो जाएगा। यहाँ पर कोई एंगल ही नहीं बन रहा है। यहाँ पे करेंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, दोनों सेम फेज में हो गया है ना। कोई एंगल नहीं बन पाया, मतलब एंगल जो हो गया वो 0 डिग्री हो गया। जैसा ही एंगल 0 डिग्री होता है तो पावर फैक्टर यानी कॉस 0 डिग्री यानी 1 को हम लोग बोलते हैं यूनिटी, इकाई। क्या बोलते हैं, इकाई। इकाई पावर फैक्टर हो गया, यूनिटी पावर फैक्टर इसको बोलते हैं। या फिर यूपीएफ, कहीं कहीं और क्या मिलेगा लिखा हो, ध्यान से देखना, यूपीएफ यूनिटी पावर फैक्टर। याद रखना क्या लिखेगा, यूनिटी पावर फैक्टर। ये सब एग्जाम का लैंग्वेज है, यूपीएफ आ जाएगा। तो किस कंडीशन में पावर फैक्टर यूपीएफ होता है,
तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर यदि बराबर हुआ तो दोनों के बीच जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा। करंट और वोल्टेज सेम फेज में चलेगा। यही सारा बात लिखना है। आया समझ में? तो इस कंडीशन में आपसे पूछेगा कि करंट क्या होगा। तो इस कंडीशन में जो करंट होता है आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी डिवाइड बाई जेड। वी डिवाइड बाई जेड। आया समझ में? और जेड जो होगा, जेड जो होगा, जेड जो होगा वो आर के बराबर होगा। अब बोलेगा ये कैसे हो गया सर? तो ध्यान से देखिए, आप अभी जस्ट देख रहे थे, जस्ट पीछे वाला इक्वेशन को थोड़ा सा लिख देते हैं कि जेड इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर, है ना, प्लस भी सॉरी एक्सएल माइनस एक्सी, यही ना लिख रहे थे, होल स्क्वायर। तो एक्सएल और एक्सी कैसे आ रहा था? तो वीएल और सीएल से आ रहा था, वीएल हाँ और वी से आ रहा था। नहीं, जब यही दोनों बराबर हो चुका है, ये दोनों बराबर हो चुका है, इसका मतलब है कि यहाँ वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जैसा ही यहाँ वाला पार्ट जीरो होगा तो सिर्फ रेसिस्टेंस बचेगा। तो जेड इज इक्वल टू आर लिखना कोई गलत नहीं है। और यदि ये ना समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं है, अभी जस्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग तो इसी पे चर्चा करेंगे, रिजोनेंस पर ही चर्चा करेंगे। रिजोनेंस का कंडीशन बता दिए, लेकिन अभी धैर्य धरिए, ये 3 कंडीशन लिख लिए तो आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। तीनों कंडीशंस को नोट कर लीजिए आप लोग। फर्स्ट केस हो गया जिसके आधार पर आप लोग वोल्टेज का इक्वेशन देख लिए और जिसके आधार पर आप लोग इम्पिडेंस का इक्वेशन देख लिए। सेकंड केस हो गया, इसमें भी आप लोग वोल्टेज इक्वेशन और इम्पिडेंस का इक्वेशन देख लिए। और ये थर्ड केस हो गया। क्लियर? अब आगे चलते हैं हम। अब हम लोग देखेंगे इम्पिडेंस का ट्रायंगल या फिर रिजोनेंस का, है ना। इम्पिडेंस का भी ट्रायंगल का हम बात करें तो बस उसी टाइप से आएगा। इम्पिडेंस का जो हम ट्रायंगल की बात करेंगे, है ना, फेजर डायग्राम का, तो बस वही चीज़ आएगा। फिर भी हम उसको बना देते हैं, है ना। उसमें भी 3 केस लेकर के चल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हम लोग वोल्टेज को देखें कि वी एल बड़ा है वी सी से, तो उसी प्रकार से हो जाएगा एक्सएल बड़ा है एक्सी से। तो वो इम्पिडेंस का तीनों चर्चा करेंगे। अभी तीनों वोल्टेज का देखें, उसी प्रकार से तीनों आप लोग को करंट का इम्पिडेंस का देखना होगा। तो कोई उससे फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। लेकिन आपको यदि आ जाए, हम एक बताते हैं, आप समझ लीजिए, यहीं पे हम बताते हैं, ठीक है। पहला पहला यही है कि एक्सएल ग्रेटर है एक्सी से। तो जब इसकी इसकी बारी आएगी, तो इसकी बारी आएगी तो आप ऐसा करिएगा, फटाफट यहीं पर देख लेंगे हम लोग। ये करेंट है और ये वोल्टेज है रेसिस्टेंस के क्रॉस। तो वोल्टेज रेसिस्टेंस के क्रॉस ना लिख करके हम लोग क्या लिख देंगे, रेसिस्टेंस सिर्फ लिखेंगे। ये रेसिस्टेंस हो गया। इस एक्सिस पर एक्सएल है और इस एक्सिस पर एक्सी है। इसको जस्ट ऊपर ले गए हैं हम लोग, ऊपर ले गए हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक्सी है और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी। और ये जो रिजल्टेंट होगा यहाँ से यहाँ हो जाएगा जेड। यही ना जेड का जो फॉर्मूला आया था, क्या आया था, जेड इज इक्वल टू रूट अंडर आर का स्क्वायर और जोड़ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में तो इस इक्वेशन के आधार पर हम ये डायग्राम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? केस 2, एक्सी ग्रेटर एक्सएल। ग्राफ बनाइए। करेंट है, इसी एक्सिस पर आपको रेसिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होता है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट रेसिस्टेंस रखेंगे, ये डाटा रखेंगे एक्सएल, और ये डाटा थोड़ा लंबा रखेंगे, लिखेंगे एक्सी, और ये यहाँ तक आ चुका है एक्सएल। तो यहाँ से यहाँ जो हो जाएगा एक्सी माइनस एक्सएल,
तो यहाँ से जो हमारा रिजल्टेंट होगा ये हो जाएगा जेड। इस कंडीशन में जो हमारा फॉर्मूला आएगा जेड इज इक्वल टू रूट अंडर रेसिस्टेंस का होल स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। आया समझ में? और केस थर्ड की बात करेंगे हम लोग। केस थर्ड में आएंगे तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। यदि ऐसा होता है तो इसी कंडीशन को रिजोनेंस बोलते हैं हम लोग। और इस कंडीशन में जो आप ग्राफ बनाइएगा वो बनेगा ऐसा, वो बनेगा ऐसा। वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर यानी वी आर, वोल्टेज अक्रॉस, अच्छा वोल्टेज था तो वोल्टेज वाला तो ट्रायंगल हम लोग बना चुके हैं, बना रहे हैं इम्पीडेंस के लिए। तो सिर्फ रेसिस्टेंस की बात करेंगे आर, और यहाँ से ये हो जाएगा एक्सएल और यहाँ से हो जाएगा एक्सी। दोनों का लेंथ सेम है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक नेगेटिव डायरेक्शन में, तो कट कर डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। तो जो सप्लाई वोल्टेज है वो रेसिस्टेंस के क्रॉस के वोल्टेज के बराबर होता था। तो उसी के तर्ज पे हम लोग आगे देखें तो जो सर्किट का इम्पीडेंस है यानी जेड है वो आर के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का जो होल स्क्वायर लिखते थे आप लोग, ये दोनों बराबर है, देख लीजिए। तो जैसे ही बराबर है तो ये वाला पूरा जीरो हो जाएगा। तो जेड का जो वैल्यू है रूट अंडर आर स्क्वायर कहलाएगा, अर्थात जेड का वैल्यू आर के बराबर होगा। और इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिजोनेंस कंडीशन। थर्ड कंडीशन इज द रिजोनेंस कंडीशन। क्लियर हुआ? नोट करिए। थर्ड कंडीशन जो है आपका क्या है वो रिजोनेंस का कंडीशन है, ठीक है। अब जल्दी से उसको नोट करिए, तब हम रिजोनेंस का कंडीशंस बताएंगे और आपको आगे बताएंगे, ठीक है। कुछ है नहीं इसमें। अब आइए रेजोनेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। इतना हो गया तो आप देख लिए सीरीज सर्किट में। अब आइए रेजोनेंस का कंडीशन। फेजर डायग्राम नंबर सब देख लिए, अब हेडिंग लगा लीजिए रेजोनेंस। ये एक ऐसा कंडीशन है, ध्यान से देखना, रेजोनेंस सर्किट बोलते हैं या रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बराबर हो जाए, या दोनों के बीच का एक्सएल एक्सी है, इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाए। तो इस कंडीशन पे जो वोल्टेज हो, जो इस कंडीशन पे सर्किट में जो करंट होगा और जो सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी होगा है ना, तो ऐसे कंडीशन पे जो सर्किट आएगा उसको हम लोग रिजोनेंस सर्किट बोलते हैं, या इस कंडीशन को हम लोग रिजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। तो इस कंडीशन पर हम यह देखने का प्रयास करें कि हमारे सर्किट में करंट क्या हो रहा है, वोल्टेज क्या हो रहा है, इनको हम देखेंगे, और एंगल दोनों के बीच क्या हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो एट रिजोनेंस, हम रिजोनेंस की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो रिजोनेंस में तीन कंडीशन आएगा। क्या क्या कंडीशन होगा? फर्स्ट कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि वी एल इज इक्वल टू वी सी। दूसरा कंडीशन ये है एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, है ना। थर्ड कंडीशन ये है कि जेड बराबर आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको। तो यदि ऐसा होता है तो जो करंट का जो वैल्यू है वो क्या होगा? तो करंट इज इक्वल टू फार्मूला पे यही देखे हैं दोनों कंडीशन में कि वोल्टेज डिवाइड बाई जेड। जेड इज इक्वल टू क्या देखते हैं आप लोग, ध्यान से देखिएगा। जेड इज इक्वल टू फार्मूला यही होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, या प्लस माइनस यहाँ पे लिख देते हैं, छोड़िए। एक बार प्लस का फॉर्मूला होगा, एक बार माइनस का होगा, माइनस, है ना, एक्सएल माइनस एक्सी, या फिर एक्सएल
एक फार्मूला ये होगा और दूसरा फार्मूला आप ये भी देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ चेंजिंग हम लिखना चाह रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, यही दोनों ना होगा। ये किस कंडीशन में, तो जब एक्सएल बड़ा हो जाएगा एक्सी से। ये किस कंडीशन में, जब एक्सी बड़ा हो जाएगा एक्सएल से। अब इस कंडीशन में जो होता है रेजोनेंस जो कंडीशन होता है उसमें क्या बताया गया कि ये दोनों बराबर है, देख लीजिए। दूसरे शब्दों में ये हम बोलेंगे कि ये जो नेट रिएक्टेंस है, हम लिख सकते हैं कि Z इज इक्वल टू, ऐसे ना लिख के हम ये भी डाटा लिख सकते हैं, आर स्क्वायर जोड़ एक्स नेट। तो नेट रिएक्टेंस जो है ना वो हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसको जीरो कर दीजिए चाहे इसको जीरो कर दीजिए, कोई बात नहीं है। तो जैसा ही जीरो करिएगा इसका मतलब है एक्स नेट कहते हैं किसको, तो एक्सएल माइनस एक्सी को कहते हैं। और यदि इसी को हम लोग जीरो कर देंगे तो एक्सएल बराबर एक्सी हो सकता है, नहीं। तो चौथा पॉइंट में यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि नेट रिएक्टेंस एक्स नेट, यानी कि नेट रिएक्टेंस जीरो होना चाहिए। तो सर्किट में जा करके जो आपका करंट होगा आप लोग ये जानते हैं, है ना। तो देख लीजिए जैसे ही ये जीरो हो जाएगा तो रूट अंडर में सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, अर्थात सिर्फ आर बचेगा। यानी जेड जो होगा वो आर के बराबर हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी बटे आर। तो वी बटे आर का मतलब हो गया प्योर रेसिस्टिव सर्किट। प्योर रेसिस्टिव, उसमें एल और एक्स का इफेक्ट ही खत्म हो गया है, एक्स और एल का इफेक्ट ही खत्म हो गया, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस का इफेक्ट खत्म हो गया, प्योर रेसिस्टिव सर्किट आ गया। यानी डीसी की तरह, डीसी वाला जो सर्किट होता है उस तरह से होता है, ठीक है। तो इतना को नोट करिए, लिख लीजिए प्योर रेसिस्टिव सर्किट। रेसिस्टिव मतलब समझ रहे हैं ना, रेसिस्टेंस वाला सर्किट। नोट करिए रेजोनेंस का कंडीशन लिख के, नोट करिए जल्दी। आगे चले अब हम लोग, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए जब रेजोनेंस का कंडीशन होता है तो ये कंडीशन आता है एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस। रेजोनेंस का हिंदी होता है अनुनाद। क्या होता है, अनुनाद। अनुनाद। तो ध्यान से देखिएगा, रेजोनेंस का कंडीशन में क्या बताया गया कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। इसका मतलब क्या होगा, एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ओमेगा को ऊपर ले जाएंगे तो ओमेगा ओमेगा को गुना करेंगे, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और एल को यहाँ से हटा देंगे, 1/LC। यानी ओमेगा इज इक्वल टू, सिर्फ हम फार्मूला लिखना चाहेंगे तो 1/√अंडर LC को घेर लीजिए। इसको क्या लिखेंगे, रेडियन पर सेकेंड। और ओमेगा को यदि ब्रेक करेंगे हम लोग तो ओमेगा का फार्मूला जो आपको है, हम बताए थे कि ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf, होता है ना, 2πf। तो यहाँ पर जो हम लोग पुट करेंगे 2πf इज इक्वल टू 1/√अंडर LC। तो f का जो फार्मूला होगा 1/2π√अंडर LC। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख दिए हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, FR। तो क्या बोलेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ध्यान से समझना, ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो गया, ये ओमेगा का फार्मूला हो गया। ये दोनों का फार्मूला कब आया है, तो इस कंडीशन पे आया है, रेजोनेंस का कंडीशन पे आया है। रेजोनेंस का यही मेन कंडीशन है, याद रखना। इस कंडीशन से आगे बढ़ते हैं तो ये फार्मूला आता है, इतना हर्ज, HZ, इतना हर्ज। अब ध्यान से देखो
कि इस कंडीशंस पे सर्किट का बिहेवियर क्या हो रहा है, इस कंडीशंस पे सर्किट का बिहेवियर क्या हो रहा है। तो इस कंडीशन पे हम ये देखते हैं कि जो करंट है वो V बाई जेड होना चाहिए था, लेकिन V बाई सिर्फ R होता है, V बाई R होता है। तो देखिए करंट का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जेड की वैल्यू घट गई, जेड की वैल्यू घट गई। आपको यही बोलेगा कि सर जेड की वैल्यू कैसे घट गई, हमको नहीं समझ में आया। तो देखिए जेड इज इक्वल टू क्या होता था कि रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता था, है ना। तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू इसमें ऐड हो रहा था, लेकिन इस पार्टिकुलर कंडीशंस पे इसका डाटा जीरो हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। तो जेड का वैल्यू क्या हो जा रहा है? रूट अंडर आर स्क्वायर। तो पहले से कम है ना, तो जेड इज इक्वल टू आर हो गया। तो इस कंडीशन में इम्पिडेंस की वैल्यू ये घट जाती है, कम जाती है, जिसके वजह से करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। बात आ रहा समझ में? करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यदि हम ग्राफ खींचने की बात करें, दो ग्राफ यहाँ पर हम लोग लाएंगे और उसको देखेंगे। याद रखना इस चीज को, इस फार्मूला को याद रखना, इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। तो इस कंडीशंस पे हम लोग आ करके यदि हम लोग ग्राफ की बात करें कि ग्राफ हम लोग लिखना चाह रहे हैं किसके किसके बीच, तो दो के बीच लिखेंगे। लिखिएगा यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है यही, ग्राफ बिटवीन, है ना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस नहीं, फ्रीक्वेंसी लिखिए सिर्फ। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक कंडीशन है, ऐसा फ्रीक्वेंसी सर्किट में कि इस फ्रीक्वेंसी में सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो मैक्सिमम करंट आएगा। वैसा फ्रीक्वेंसी जहां पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम मिल जाए, तो उस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलता है। और उस कंडीशंस को रेजोनेंस कंडीशन बोलेंगे, वैसे सर्किट को रेजोनेंस सर्किट बोलेंगे। क्लियर हुआ? तो अब देखिए ग्राफ जो हम लोग लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी वर्सेस रिएक्टेंस, होता है ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, तो ही VS लिखे हैं। फ्रीक्वेंसी वर्सेस रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का मतलब एक्सएल एक्सी दोनों हो सकता है, इसलिए सिर्फ एक्स लिख दिए, ठीक है। तो क्या ग्राफ होगा, थोड़ा गौर देखिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। हम समझा देते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जिंदगी भर याद रखिएगा। जिंदगी भर नहीं, मतलब नौकरी लगने भर, और यदि याद रहेगा तो आप फिर अपने फ्यूचर में जो छोटा भाई बहन होगा, आपके बाल बच्चे होंगे, उसको समझाइएगा ऐसा होता है, ठीक है। देखिए इस एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी को रखिए और इस एक्सिस पर आप लोग एक्स को रखिए। एक्स कहने का मतलब हो गया एक्सएल भी और एक्सी भी। तो देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पर आइए, फार्मूला पे आ जाइए, थोड़ा सा फार्मूला लिखेंगे तब ना आपको समझ में आएगा। एक्सएल जो होता है क्या होता है, एक्सएल का फार्मूला ओमेगा इंटू एल, ओमेगा का क्या होता है 2 पाई f इंटू एल। यानी कि ये कहने का मतलब है कि एक्सएल जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी का हो गया। मतलब फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज कराइएगा, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कराइएगा तो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी इंक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करिएगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी आपका डिक्रीज करेगा। इसका मतलब यही हो गया। दूसरे शब्दों में ये बोलिए कि एक्सी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/ओमेगा सी होता है। ओमेगा का वैल्यू तोड़ दीजिए तो 2 पाई f होता है, और यहाँ c हो जाएगा। तो यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा। इसका मतलब ये हो गया कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कराएंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। इसको यदि हम डिक्रीज करेंगे तो ये हमारा इंक्रीज कर जाएगा। उल्टा रिलेशन, ये उल्टा वाला बात सुनता है, सीधा सीधा नहीं सुनता। कहोगे राम तो सुनेगा रहीम, कहोगे राम तो सुनेगा इमली, ऐसा वाला बात समझना, ठीक है। मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा ये घट जाएगा, लेकिन ये कहता नहीं, सीधा सीधा सुनता है। तो माँ बाप के लिए ऐसा बच्चा चाहिए नहीं, तब यही सोचता है ना कि ना बच्चा को हम जो बोले वो सुन जाए। तुम लोग का भी उम्मीद होता होगा ऐसा ही। तो यहाँ सीधा रिलेशन, सीधा समानुपाती इसको बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती, है ना, व्युत्क्रमानुपाती हिंदी में बोलेंगे। और इसको ऐसे बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये दोनों यदि हमको आ गया है तो इसी के तर्ज पे हम
डायग्राम खींचेंगे, है ना। तो देखिए डायग्राम में हमारा क्या आएगा, डायग्राम में हमारा ये आएगा कि पहला ये ले रहे हैं, देखिए ये है फ्रीक्वेंसी और ये है ये, तो इन दोनों के बीच यदि हम ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। ये किसका डायग्राम हो गया, किसका डायग्राम हो गया, एक्स एल का, एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ऐसा लिख देंगे। अब जो है ये उल्टा रिलेशन में है फ्रीक्वेंसी के साथ इसका, तो उल्टा का जब भी होता है ग्राफ, देखो इस सीधी रेखा में इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कोई भी समीकरण डायरेक्टली रिलेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, आप लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़े हैं। और जैसे ही ये इन्वर्सली वाला रिलेशन आ गया तो इसका जो ग्राफ होता है हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो हम याद करने के दृष्टिकोण से हम चाहेंगे एक ही एक्सिस में बना दें आपको, लेकिन देखिए इसका ग्राफ जो होगा यहाँ पे आएगा, एग्जैक्ट ग्राफ आपका ये आएगा, ऐसा आएगा, किसका, एक्सी का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। क्यों, क्योंकि ये माइनस में होता है तो ये इस कोऑर्डिनेट में आता है। लेकिन हम आपको एग्जैक्ट ये डिस्क्रिप्टिव वाला एग्जाम नहीं है कि आपको ये सब लिखना होगा तब नंबर मिलेगा, आपको ऑब्जेक्टिव वाला है। ऑब्जेक्टिव कैसे याद हो, किस कॉन्सेप्ट से आपके माइंड में चला जाए, हम उसकी सिर्फ बात करेंगे। तो हमको सुविधा है आपको याद कराने के लिए कि इस ग्राफ को आप उलट के यहाँ पर लेकर चले आइए। तो जब यहाँ पर लेकर चले आइएगा तो आपको ऐसा नजर आएगा, लीजिए कुछ नहीं, कि इसको पकड़ के खाली ऊपर कर दो एग्जैक्ट। लेकिन ध्यान से देखना, एग्जैक्ट हमको ये वाला होता है, लेकिन आपको याद करवाना है कि एक ही ग्राफ में दोनों बात को हम समेट के याद करवा दें आपको। तो इस ग्राफ को हम ऊपर भी बना सकते हैं, आया समझ में। लेकिन वास्तविकता में ग्राफ नीचे बननी चाहिए, लेकिन आपको हमको याद कराना है, एग्जाम पास कराना है, ना कि प्रोफेसर बनना है। आ रहा समझ में। तो आपके लिए ये काफी है, काफी क्या है भाई, तो ध्यान से देखिएगा। ये किसका ग्राफ हो गया, तो एक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन चुका है। अब देखिए जहां पर ये कट किया, कहीं ना कहीं पे ये क्या करेगा, कट करेगा। तो कट करेगा तो यहां से एक लाइनिंग ले लीजिएगा, और किस लाइन को काटा, तो फ्रीक्वेंसी को काटा। तो जिस एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी को काटा है यही जो फ्रीक्वेंसी होगा एफ आर होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा। आ रहा समझ में। जहां पे दोनों कटा यानी दोनों मिला, दोनों बराबर हुआ, है ना। ये जो हम ग्राफ लिखे इसका लिखे है ना, तो जब रेजोनेंस का कंडीशन आता है तो एक्सएल बराबर एक्स ही होता है, यानी इस पॉइंट पर दोनों की वैल्यू बराबर है, यानी इस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ध्यान से रखना, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, आगे बढ़ेंगे तो कुछ फ्रीक्वेंसी मिलेगा, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इससे नीचे आएंगे तो कुछ फ्रीक्वेंसी मिलेगा। तो इसको बोलते हैं एबव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और बिलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा यहाँ पर बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, मान के चलिए जीरो फ्रीक्वेंसी, जीरो हर्ज है, 2 हर्ज, 3 हर्ज, 4 हर्ज, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 पर पहुंच गए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हर्ज है ना, आगे बढ़ते जाएंगे। 10 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो क्या हो गया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, 10 से नीचे आ जाएंगे तो हो जाएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है तो सर्किट का बिहेवियर कैसा है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा। तो यही ग्राफ देख करके, इसी ग्राफ को देख करके आपको याद करवाएंगे, आपको समझाएंगे कि कितना भर भर का क्वेश्चन आता है। तो देखिए ये हो गया बिलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से नीचे, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ऊपर, इसको बोलते हैं एबव, इसको बोलते हैं बिलो, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, जब इसके ई पट्टी आई बिलो में आइए तो आप गौर से देखिए, ये ग्रीन वाला लाइनिंग और पीला वाला लाइनिंग, ये दोनों को देख के बताइए कि यहाँ पर जब रहिएगा तो कौन सा लाइनिंग बड़ा है। ये यहाँ पे ही जाकर खत्म हो गया है, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से हम लोग पार कर गए। बात समझ में आ रहा। तो इधर से ही देखते हैं तो ये डाटा ऊपर जा रहा है, ऊपर कहाँ तक जाएगा पता नहीं है। इसका मतलब हो गया कि इस कंडीशन में, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में देख रहे हैं कि एक्सी बड़ा है एक्सएल से, नहीं नजर आ रहा है, एक्सी एकदम और ऊपर जा रहा है। तो हम अभी यहीं तक ना लिए हैं, और ऊपर से आ रहा होगा ग्राफ, लेकिन एक्सेल सीमित हो गया, ओरिजिन से आया जहां पर कट के यहीं तक है। आगे बढ़िए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से एभव में आइए, तो एभव में हम लोग देख रहे हैं
है ना, कि ये धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा और ये सट जाएगा, जीरो की ओर आ जाएगा, लेकिन ये एकदम तगड़े से ऊपर की ओर जा रहा है। तो इस कंडीशन में देख रहे हैं हम लोग कि एक्सेल बड़ा है, एक्सिस है। आ रहा समझ में? तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो सर्किट का बिहेवियर कैपेसिटिव होता है, लीडिंग नेचर का होता है। तो ऐसा कंडीशन होगा तो सर्किट आपका क्या बनेगा? लीडिंग। और ऐसा होता है तो लैगिंग। नोट कर लीजिए। और इस चीज पे यूपीएफ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के टाइम पे सर्किट का जो नेचर होता है यूनिटी पावर फैक्टर होता है। कैसे क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से देखिएगा। एवब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सर्किट इज कैपेसिटिव, इंडक्टिव, रेसिस्टिव, नन ऑफ दीज। ये सब लड़के लोग ना याद करते रहते हैं बैठ करके, उनको पता ही नहीं चलता। लेकिन ये ग्राफ को समझिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स को समझिए, क्वेश्चन आसान है आपके लिए। तो एवब जैसा ही बोलेगा तो एल का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा। तो एल का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा यानी कि लैगिंग नेचर हो जाएगा, सर्किट जो होगा इंडक्टिव होगा। आ रहा सुन में? कहेगा बिलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से नीचे आइए तो देखेंगे कि सी का प्रभाव ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस का प्रभाव ज्यादा होगा, तो लीडिंग सर्किट कहलाएगा, लीडिंग नेचर कहलाएगा, सर्किट का बिहेवियर कैपेसिटिव कहलाएगा। आ रहा समझे? तो इस सारे पॉइंट को लिख लीजिए, इस ग्राफ को लिखिए, इस पर भर भर के क्वेश्चन आता है, इसको मनन करिए, इसको बनाइए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? नोट कर लीजिए। और एक बात को याद रखिए, ये जो हम ग्राफ बनाए हैं, ऐसा नहीं बोलना है कि सर यहाँ पर ग्राफ बना दिए, ये ग्राफ एक्चुअली में ये जो पीला वाला भाग है वो नीचे आएगा, लेकिन हम आपको याद कराने के दृष्टिकोण से इस ग्राफ को ऊपर रख दिए। बात है समझे? ताकि आप इसको जल्दी से एक झटके में याद कर लीजिए, क्योंकि आपका इससे फ्रेंडली नहीं है, आप बार बार इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ चुके हैं, पहली बार पढ़ रहे होंगे, है ना? तो उतने हमारे पास कॉन्सेप्ट की आवश्यकता नहीं है, आपको इतना ही हम नोट करा दें माइंड में कि आप एग्जाम में सही सही बना के आ जाइए। लेकिन ऐसे यदि हम बोलें कि एग्जैक्ट ये ग्राफ बना है, तो इंजीनियरिंग फील्ड के बैकग्राउंड से और इंजीनियरिंग के यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये ग्राफ पीला वाला यहाँ पर नहीं आएगा, इसको इस कोऑर्डिनेट में रखना पड़ेगा। आ रहा समझे? क्योंकि माइनस वाला टर्म होता है, लेकिन हमको यहाँ पर उतना करना नहीं है, आपको समझाना है, तो क्यों ना हम इसी एक्सिस पर रख दें, आपको यहाँ से समझा दें, बस याद कर लीजिए। आया समझ में? नोट करिए इस पॉइंट को फटाफट। तो ग्राफ देख लिए फ्रीक्वेंसी और रिएक्टेंस के बीच में क्या आया। एक ग्राफ और बताएंगे, वोल्टेज करंट, फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच का ग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला लिख लीजिए, ग्राफ बिटवीन दोनों के बीच का ग्राफ, बिटवीन का मतलब बीच होता है ना, किसके किसके बीच? तो इम्पिडेंस करेंट इम्पिडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा, किसके किसके बीच भैया? तो तीन क्वांटिटी के बीच में हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखिए, फ्रीक्वेंसी को रखिए यहाँ पे, और इस एक्सिस पर करंट भी रखिए, और इस एक्सिस पर इम्पिडेंस भी रखिए। तो आप देखिएगा कि रेजोनेंस का जब कंडीशन हुआ था, तो रेजोनेंस के कंडीशन में जेड की वैल्यू मिनिमम हो गई थी, तो जैसे ही जेड मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। इस फार्मूला से देखिए, V इज इक्वल टू सॉरी I इज इक्वल टू V बाई जेड, ये मिनिमम हो जाता है तो करंट मैक्सिमम हो जाता है। इसका ग्राफ यदि हम लोग देखेंगे तो ऐसा नजर आए, ग्राफ यदि प्लॉटिंग करिएगा आप लोग तो ग्राफ आपको ऐसा आएगा। और दोनों के यहाँ पर हम मैक्सिमम पॉइंट लेकर कट कराएंगे, एफ आर लिखेंगे, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के कंडीशंस में क्या देख रहे हैं कि इम्पिडेंस मिनिमम है, तो यानी कि नीचे जो आया है ये हो गया इम्पिडेंस, यानी ये इम्पिडेंस का ग्राफ है जेड, और ये जो है करंट का ग्राफ है पीला वाला आई। देखिए ये मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम बिंदु पर आ रहा है ना, मैक्सिमम आ रहा है,
और ये मिनिमम बता रहा है। ये जेड को सूचित किया मिनिमम, और यहाँ पे करंट को सूचित किया। आया समझ में? तो ग्राफ से भी याद रखिएगा, मिनिमम हो जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के कंडीशंस में, ठीक है। और सर्किट का पावर फैक्टर क्या हो जाता है? तो नोट पॉइंट में ये लिख लेना है कि एट रेजोनेंस सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है? यूनिटी होता है। एट रेजोनेंस, अच्छा ये बात तो हम लोग तो लिखा ही है आपको, इस बात को तो हम लिखा ही है, ज्यादा लिखने से क्या फायदा। कहाँ पे लिखाए थे? हाँ यहाँ पे लिखाए थे। 4 पॉइंट हुआ था, और 5वां पॉइंट भी यहाँ पर जोड़ लीजिएगा आप लोग कि पावर फैक्टर 1 होता है। 1 का मतलब यूनिटी होता है, या फिर यूपीएफ लिखिएगा, यूनिटी पावर फैक्टर होता है। कहानी खत्म। तो जल्दी से इसको नोट करिए। ये रहा आपका आरएलसी सीरीज सर्किट, पूरा फुल्ली कंप्लीट, है ना। आरएलसी सीरीज सर्किट फुल्ली कंप्लीट। आपको हम एक एक करके दिखाएं, आर को दिखाए, एल को दिखाए, सी को दिखाए, कि सब में बारी बारी से हम यदि करंट दे रहे हैं एसी, वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं एसी, तो वोल्टेज करंट के बीच में क्या क्या रिलेशन हो रहा है, पावर क्या हो रहा है। फिर कंबाइंड किए आर के साथ एल को, आर के साथ सी को, और आज हम कंबाइंड कर दिए आर के साथ एल सी, तीनों को। तो क्या क्या नेचर आया, क्लियर हुआ। तो इस आधार पे फुल कॉन्सेप्ट आपको आ गया होगा। थोड़ा सा हम पावर फैक्टर का चर्चा इसमें और करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, कहाँ तक क्वेश्चन आता है उसको हम देखेंगे। ऐसे तो इसमें है बहुत सारा चीज पढ़ने को, लेकिन हम दायरा रखेंगे आपके एग्जाम का, ख्याल रखेंगे आपका एग्जाम का, उसी के दायरे में जो हमको पढ़ना होगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसे इसमें अभी और लंबा चैप्टर चलने वाला है, लेकिन पेशेंस रखना है यहीं तक। जल्दी से इसको नोट करिए, और कौन कौन सा पॉइंट इसमें रह गया आपको लिखने को, फटाफट लिख लीजिए। फर्स्ट पेज ये हो गया, इसके बाद ये, इसके बाद ये नोट करना है। केस 2 में आ जाइए, केस थर्ड, ये तीनों को एक जगह हमने समराइज कर दिया। रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट बताया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला याद रखना है। जितना हम घेर कर रखते हैं उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बहुत ही इसमें से क्वेश्चन आएगा। फिर ग्राफ दोनों देख लीजिएगा, ये ग्राफ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ से आपको 4-5 क्वेश्चन कर देगा। धैर्य रखना है और क्वेश्चन बनाना है। फिर इस ग्राफ को देख लीजिए, क्लियर हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ऑल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा समझ में आ रहा होगा। और यदि इसमें दिक्कत हो रहा होगा तो आप अपने कमेंट बॉक्स पे जो प्रॉब्लम है उसको लिखिएगा, उसको समाधान करेंगे। ये अभी हम थ्योरी बताए हैं, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। अभी देखेंगे इसमें और कुछ थ्योरी बचा है तो उसको हम और करवाएंगे और क्वेश्चन करवाएंगे। क्लास कैसा लग रहा है फीडबैक दीजिए, कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट्स को लिखिए, और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिए, लाभान्वित उनको भी करिए, आप भी लाभान्वित होइए। बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, और बहुत जल्द ही अब सरकार का गठन हो चुका है, होने वाला है, बहुत जल्दी वैकेंसी रिलीज करेगा। आप सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट भी क्लियर रखेंगे, डॉक्यूमेंट बना के रखेंगे, और फॉर्म अप्लाई करिए, और एकदम तन मन धन लगा करके पढ़ाई स्टार्ट करिए। सफलता सुनिश्चित है, हम टेक्निकल आपको बिल्कुल करवा देंगे क्लियर, टेक्निकल का चिंता नहीं करना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।